आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर या एसी एनर्जी मीटर। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे ये काम करता है। स्टैटिक एनर्जी मीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? एनर्जी मेजरमेंट के लिए। एनर्जी मेजरमेंट कहाँ की जाती है? जो हमारे इलेक्ट्रिक लोड्स होते हैं वो जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं उसको मेज़र करने के लिए हम एनर्जी मीटर काम में लेते हैं। एनर्जी होती क्या है? जो अपना इलेक्ट्रिक लोड है वो जितनी पावर कंज्यूम करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक एसी सर्किट्स में किया जाता है और इसमें जो एनर्जी मेज़र होके आती है वो किलोवाट आवर में मेज़र होती है। 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं और इस यूनिट को यदि हम किलोवाट आवर में लिखते हैं तो हम इसे बोलते हैं एनर्जी के कमर्शियल जो यूनिट है वो क्या है? किलोवाट आवर। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है एनर्जी मीटर की। तो इस कंस्ट्रक्शन में 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा मूविंग सिस्टम, तीसरा ब्रेकिंग सिस्टम और चौथा रजिस्टरिंग सिस्टम। इन चारों सिस्टम को देखते हैं। जो ड्राइविंग सिस्टम होता है उसमें क्या आता है? इसमें होता है कि जो हमें रोटेट करवाना है जो पार्ट, उसको किस फिनोमेना से रोटेट करवाया जाएगा या किसके माध्यम से रोटेट करवाया जाएगा वो आता है ड्राइविंग सिस्टम में। और मूविंग सिस्टम में आता है कि कौन सा पार्ट मूव करेगा या रोटेट करेगा वो आएगा मूविंग सिस्टम में। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होगा कि मीटर की स्पीड ना तो स्लो होनी चाहिए ना फास्ट होनी चाहिए, वो किस फिनोमेना से की जाती है वो आता है ब्रेकिंग सिस्टम में। रजिस्टरिंग सिस्टम में आता है जो हमें डिस्प्ले में हमारे यूनिट दिखेगी कितनी यूनिट यूटिलाइज हुई है वो आता है रजिस्टरिंग सिस्टम में। अब डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैंने 4 मेन पार्ट की बात की है कि ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और रजिस्टरिंग सिस्टम 4 मेन पार्ट हैं। तो हम देखते हैं कि कौन पार्ट्स कौन से सिस्टम में आते हैं। तो यहाँ पे जो शंट मैग्नेट दिख रही है या प्रेशर कोयल जिसको बोल सकते हैं और जो करंट कोयल दिख रही है वो आएगी ड्राइविंग सिस्टम में। और जो मूविंग सिस्टम आएगा वो किस में आएगा? जो डिस्क है और ब्रेकिंग मैग्नेट है, ठीक है। जो डिस्क वाला पार्ट है वो आएगा मूविंग सिस्टम में और जो ब्रेकिंग मैग्नेट है वो आएगा ब्रेकिंग सिस्टम में। और जो रजिस्टरिंग पार्ट आएगा वो रजिस्टरिंग कहाँ आएगा? जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे क्या होगा? ये रोटेट करेगी, इनसे डायल्स कनेक्टेड होंगे। उन डायल से हमें क्या पता चलेगी कितना रोटेशन हुआ है और कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, तो वो आएगा रजिस्टरिंग सिस्टम में। यहाँ पे जो ये 3 ब्लू कलर के शंट मैग्नेट पे लगाए गए हैं उन्हें बोलते हैं कॉपर शेडिंग बैंड। इनका भी यूज़ हम आगे पढ़ते हैं 1 बाय 1 कि क्या यूज़ होता है। जो ड्राइविंग सिस्टम में मैंने बताया कि शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट वाला पार्ट क्या आएगा ड्राइविंग सिस्टम में। तो ये मेनली इसका क्या मेन कंपोनेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट में 2 टाइप की मैग्नेट्स काम में ली है। इसको एक को बोल रहे हैं शंट मैग्नेट, दूसरे को बोल रहे हैं सीरीज मैग्नेट। इनमें क्या होता है? इन मैग्नेट्स पे क्या होता है? करंट फ्लो करवाया जाता है कोइल्स के थ्रू और इनको एक्साइटेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, जिससे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? उस पर सप्लाई देनी होती है कोइल्स के माध्यम से और उसकी वजह से क्या आता है? फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही काम में हो रहा है। और जो इनकी कोर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो किसकी बनी होगी? सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस होंगे। लेमिनेशंस क्यों किए जाते हैं? ताकि एडी करंट लॉस कम हो। तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन वाली कोर काम में ली जाती है। मैंने बताया कि 2 टाइप की मैग्नेट्स काम में आ रही है, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट। इनका एक्साइटेशन देखते हैं कि किस तरीके से एक्साइटेशन किया जाता है। जो शंट मैग्नेट होती है उसको डायरेक्टली हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और सप्लाई से क्या होगा? जो वोल्टेज है पैरेलली उस कॉइल पे जाएगा और जो करंट होगी वो उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी और उस करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा? शंट मैग्नेट से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली जो शंट मैग्नेट से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के। क्यों? क्योंकि जो करंट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? उस सप्लाई वोल्टेज की वजह से और पैरेलली उस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्ट उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो जो फाई एस एच मतलब शंट फ्लक्स जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज के। सीरीज मैग्नेट में क्या होता है कि वो
उसके सीरीज़ में कनेक्ट की जाती है, तो सप्लाई से जो भी करंट आ रही है वो करंट के प्रोपोर्शनली जो है सीरीज़ मैग्नेट की कोयल एक्साइट की जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सीरीज़ फ्लक्स आएगा। यहाँ पे जो शंट मैग्नेट है उस पर जो रेड कलर की कोयल लपेटी हुई है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एसी सप्लाई से। तो जो इस कोयल की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस शंट मैग्नेट में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एसी सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहीं यदि हम करंट कोयल देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोयल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है एसी सप्लाई और लोड के, तो वो जो करंट फ्लो हो रही है उससे एक्साइट होगी और फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, उसे बोलेंगे हम सीरीज़ फ्लक्स। तो यहाँ पे हम कोयल्स पे जो प्रेशर कोयल और करंट कोयल लिखा गया है वो किस बेसिस पे लिखा गया है, क्योंकि जो प्रेशर कोयल है वो डायरेक्टली वोल्टेज से एक्साइटेशन हो रहा है और करंट कोयल का करंट से एक्साइटेशन हो रहा है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं प्रेशर कोयल और करंट कोयल। यहाँ पे जो शंट मैग्नेट है उस पर ब्लू कलर के जो स्ट्रिप्स दिखाई गई हैं उनको हम बोलेंगे कॉपर शेडिंग बैंड्स। ये किस लिए काम में लिए जाते हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे शिफ्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पे शिफ्टेड होने के लिए क्या करते हैं, इन कॉपर बैंड्स को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं और ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि उन दोनों के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो इन जब कॉपर बैंड्स को जब ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाता है मैग्नेट पे तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो है डिस्क को कट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, मोर लैगिंग होता जाता है। वहीं यदि कॉपर बैंड्स को हम नीचे डाउनवर्ड यदि मूव करते हैं तो जो फ्लक्स है वो कम लिंक करेगा डिस्क के, ठीक है, और उसकी वजह से वो जो लैग एंगल है वो भी कम होता जाता है। तो इसी तरीके से कॉपर बैंड्स को एडजस्ट करके एग्जैक्ट 90 डिग्री जो है फेज डिफरेंस बनाया जाता है वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में। सेकेंड जो पार्ट है वो है मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में मैंने पहले ही बताया था कि एल्यूमिनियम जो डिस्क है वो मूविंग सिस्टम का पार्ट होगा। तो एल्यूमिनियम डिस्क को क्या होता है, शाफ्ट पे लगाया जाता है जिससे वो रोटेट करती है, तो शाफ्ट भी रोटेट करती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट किस वजह से करती है वो देखते हैं। इस एल्यूमिनियम डिस्क को एयर गैप में रखा जाता है। कौन से एयर गैप में, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट के बीच में जो एयर गैप है वहाँ पे डिस्क को रखा जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिस्क रखी हुई है और शंट मैग्नेट की वजह से और सीरीज मैग्नेट की वजह से फ्लक्स आ रहे हैं। ये दोनों फ्लक्स क्या कर रहे हैं, इस डिस्क को कट कर रहे हैं और उसमें चेंज हो रहा है फ्लक्स का टाइम के साथ। तो यदि फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे करंट भी इंड्यूस होगी। जो करंट इंड्यूस होती है वो कौन सी होती है, एडी करंट होती है। अब ये किस फिनोमेना पे बेस्ड होता है, फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे, क्योंकि इस लॉ के अनुसार क्या होता है, यदि टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे भी काम में लिया गया है कि शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट की वजह से जो डिस्क को कट करने वाला फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा और वोल्टेज इंड्यूस होगा और डिस्क का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे क्या होगी, करंट्स भी सर्कुलेट होंगी और सर्कुलेटेड करंट्स को क्या बोलेंगे, एडी करंट्स। इन एडी करंट्स के इंड्यूस होने से क्या होगा, ये एडी करंट्स और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स ये क्या करेंगे, एडी करंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इनके साथ इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स या टॉर्क जनरेट होता है। वो किस बेसिस पे होता है, फ्लेमिंग्स जो रूल होते हैं, फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स या टॉर्क लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जब डिवाइस जो है पावर कंज्यूम करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स आएंगे, फ्लक्स की वजह से क्या होगा, एडी करंट्स आएंगी। एडी करंट और फ्लक्स जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो डिस्क क्या करेगी, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिस्क रोटेट किस वजह से हो रही है, पावर कंज्यूम करने की वजह से। तो जो डिस्क रोटेशन है वो क्या शो कर रहे हैं कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिस्क जो है रोटेट करती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट काम में ली जाती है। परमानेंट मैग्नेट क्या करती है, उस डिस्क के रोटेशन को कंट्रोल करती है, ना तो ज़्यादा फास्ट होने देती है ना ही ज़्यादा स्लो। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि मान लो सप्लाई बंद हो गई और मीटर पहले से चल रहा था तो डिस्क तो रोटेट हो रही है, तो डिस्क तो धीरे धीरे वो क्या होगी, स्लो डाउन होगी।
तो यदि धीरे धीरे वो बंद होगी तो उसमें क्या होगा कि वो यूनिट कंज्यूम कर रही है, वो रोटेशन तो शो कर रहा है, मतलब यूनिट भी कंज्यूम हो रही है, पर एक्चुअल में क्या हो रही है, सप्लाई बंद है, तो यूनिट कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। तो उस डिस्क को एग्जैक्ट सप्लाई बंद होने पे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट काम में लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है और परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स को कट कर रही है। तो करंट कैरिंग जो डिस्क है वो जब रोटेट फ्लक्स को काटेगी तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स इंड्यूस होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, या अपोज करेगा अपने कोर्स को लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब वो अपोज करेगा तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके डिस्क के मोमेंट की वजह से फ्लक्स को कट कर रहा है, और फ्लक्स कट करने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है। तो वो जो रोटेशन है उसको अपोज करेगा वो फोर्स। तो यहाँ पे जो है डिस्क के मूवमेंट को या रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए परमानेंट मैग्नेट काम में ली जाती है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। फोर्थ पार्ट है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म या रजिस्टरिंग सिस्टम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो डिस्क रोटेट कर रही है उसको रिकॉर्ड करना कि कितने रोटेशन हुए हैं, उसके हिसाब से आउटपुट पे रीडिंग देना। तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी कंज्यूम बाय लोड के प्रोपोर्शनल है। तो जो एक्चुअल में रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है वो आउटपुट पे क्या, या डिजिटल जो आउटपुट है उस पर क्या शो कर रहा है कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है। तो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म का काम होता है कि जो रोटेशन हो रहा है उनको रिकॉर्ड करना और उसको डिस्प्ले पे शो करना। नेक्स्ट है कि एनर्जी मीटर काम कैसे करता है, तो इसकी वर्किंग में देखते हैं। इसमें हमने देखा कि दो मैग्नेट्स होंगे, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट। इन दोनों के गैप के बीच में क्या होता है, एल्यूमिनियम डिस्क को रखा जाता है। जब सप्लाई दी जाती है मैग्नेट्स पे तो उनसे क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो फ्लक्स जो है डिस्क को कट करता है, और डिस्क को कट करने से क्या होगा, वहाँ पे एडी करंट्स इंड्यूस होती है। वो एडी करंट्स जो होती है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, वो शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करती है। जब एडी करंट शंट और सीरीज फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स काम करता है जिससे वो डिस्क रोटेट होने लग जाती है। तो ये डिस्क रोटेशन किस वजह से हो रहा है, पावर कंजप्शन होने की वजह से, क्योंकि जो वोल्टेज सप्लाई है वो क्या एक तरीके से पावर कंजप्शन ही है, ठीक है। तो सप्लाई देने से क्या हो रहा है, डिस्क रोटेट कर रही है, और जो रोटेशन है वो किसको शो कर रहे हैं कि कितनी पावर या एनर्जी कंज्यूम हुई है। जो ये फोर्स लग रहा है डिस्क पे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट और वोल्टेज के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो शंट और सीरीज फ्लक्स है उसकी वजह से ही जो इंटरेक्शन हो रहा है एडी करंट के साथ, और उसकी वजह से ही वो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट और वोल्टेज पे। तो यदि फोर्स मतलब जो रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V/I के, मतलब कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो उस कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी पावर कंज्यूम हुई है, इससे फाइंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी कंजप्शन हुआ है।